हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 10th का जो सब्जेक्ट है वो है साइंस। उसमें सेकंड चैप्टर है यानी दूसरा अध्याय अम्ल, क्षार एवं लवण। इन सबसे सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आपको 3 परख नलियाँ लेनी है। कितनी परख नलियाँ लेनी है? 3। उनमें से एक में आस्वित जल एवं शेष 2 में, एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पेपर दिया जाता है तो आप प्रत्येक परख नली में रखे गए पदार्थ की पहचान कैसे करोगे? तो आओ देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो पहले तो अपन ने ले लिया। सबसे पहले दिए गए लाल लिटमस पत्र को बारी बारी से तीनों परख नलियों में डालते हैं। हम पाते हैं कि किसी एक परख नली में लिटमस पत्र नीला हो गया है, क्योंकि क्षारीय विलयन में लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है, अतः ये कैसा है? क्षारीय है। अतः इस परख नली में अवश्य ही क्षारीय विलयन है। अब शेष 2 परख नलियों में नीले लिटमस पत्र को डालते हैं। इसमें 2 परिस्थितियां हो सकती हैं। पहला, लिटमस पत्र पुनः लाल हो जाएगा, या दूसरा, लिटमस पत्र नीला ही रह जाएगा। जिस परख नली में लिटमस पत्र लाल हो गया उसमें अम्लीय विलयन है, तथा जिसमें रंग अपरिवर्तित अथवा नीला ही रहा उसमें आस्वित जल है। तो इस तरह से हम लाल लिटमस पेपर की मदद से ये पता कर सकते हैं कि किस में क्षारीय विलयन है, किस में अम्लीय विलयन है और किस में आस्वित जल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? आंसर है, पीतल Cu तथा जिंक का मिश्र धातु है, तथा तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखे जाते क्योंकि इसमें अम्ल मौजूद होता है, जो इसमें अभिक्रिया करके हानिकारक विषैले यौगिक बनाते हैं, जिसके कारणवश ये खाने लायक नहीं रह जाते। अम्ल की अभिक्रिया से धातु के बर्तन भी संक्षारित हो जाते हैं। तो यही कारण है कि पीतल के बर्तन में क्यों नहीं पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखे जाते क्योंकि उसमें पहले से अम्ल है। तो वो क्या करेगा? अभिक्रिया कर लेगा और टॉक्सिक बना देगा, मतलब विषैला यौगिक बना देगा, जिससे वो खाने लायक नहीं रहेगा। इस वजह से पीतल और तांबे के बर्तन में खाना नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करोगे? तो चलो धातु से करवाते हैं। तो यहाँ पे अगर जब भी अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलती है। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया से सामान्यतः हाइड्रोजन गैस निकलती है। उदाहरण है जिंक जो कि सॉलिड अवस्था में है, और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि लिक्विड फॉर्म में है। तो क्या बन जाएगा? जिंक क्लोराइड। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस इधर से निकल गई। दूसरा है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम प्लस H2SO4, यानी कि H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, और मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में है। तो यहाँ क्या बनेगा? मैग्नीशियम सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस यहाँ भी निकल गई। जांच, जल्द ही माचिस की तीली परख नली की मुँह के पास ले जाने पर फट फट की आवाज़ के साथ जलने लगती है, जो यह दर्शाता है कि H2 गैस बनी है। ठीक है, अब देखो, अम्ल से क्रिया करेंगे जब भी धातु की, तो क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। MCQs में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धातु यौगिक A तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिक में से एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होगा? तो धातु के यौगिक हैं, यौगिक A है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और दूसरा यहाँ पे बताया गया है कि क्या है? कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड ये बना है। ठीक है, तो ये है कैल्शियम कार्बोनेट और ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इससे क्या बनेगा? इससे बन जाएगा, क्या बन जाएगा? कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, CO2 और H2O निकल जाएगा। तो इसी वजह से बुदबुदाहट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षणों को अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयन में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। सिंपल बात, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO में अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित होते हैं, अल्कोहल हो गया और ग्लूकोज हो गया, इसमें इन यौगिकों में अम्लीयता के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं होते। ऐसा क्यों? तो आंसर है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 आदि के जलीय विलयन में H धनायन बनता है, जिसके कारण ये अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिकों के जलीय विलयन में H धनायन नहीं बनता, इसलिए ये अम्लीयता के लक्षण को प्रदर्शित नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? तो अम्ल का जलीय विलयन H धनायन उत्पन्न करता है, जिसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह यानी कि विद्युत का चालन होता है। तो किस वजह से? क्योंकि H धनायन उत्पन्न होता है। ऊपर भी यही था और इधर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती? तो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को इसलिए नहीं बदल पाती क्योंकि जल की अनुपस्थिति में, यानी जल नहीं होगा तो H धनायन अलग नहीं हो पाते, अर्थात सिर्फ जलीय विलयन में ही H धनायन बनता है, इसलिए वो क्या नहीं हो पाता, शुष्क लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में? क्योंकि जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है। इसी वजह से क्या कहा जाता है कि ये जो पानी है ना, कोई भी उसमें पानी ले लिया, इसको हिलाते गए और साथ में ऊपर से थोड़ा थोड़ा अपन अम्ल डालते गए। अगर अपन डायरेक्ट डाल देंगे तो ये बर्तन ही चटक सकता है, फूट सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन H3O+ की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है? तो अम्ल के विलयन में जल मिलाने पर H धनायन H2O से संयोग कर H3O+ आयन बनाते हैं। अम्ल के विलयन को तनुकृत करने पर हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता में कमी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड OH+ की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? तो जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो OH- आयन यानी कि ऋणायन की सांद्रता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास विलयन A एवं विलयन B है। विलयन A के pH का मान 6 है एवं विलयन B के pH का मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? इनमें से कौन अम्लीय है तथा कौन सा क्षारीय है? तो अपन को पता है कि 6 है, मतलब 7 वो होता है, 6 से कम 7 से कम जाएगा यानी कि अम्लीय है, 7 से ज़्यादा जाएगा यानी क्षारीय है। तो यहाँ आंसर देख लेते हैं। विलयन A का pH 6 है, इसलिए यह अम्लीय होगा, क्योंकि pH 7 से कम होने पे वो कैसा होता है? अम्लीय होता है। विलयन B का pH मान 9 है, इसलिए यह क्षारकीय होगा, क्योंकि pH जब 7 से ज़्यादा है। विलयन A में H धनायन की सांद्रता अधिक होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि H आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? H मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन H+
आयन की सांद्रता बढ़ती है, विलयन और अधिक अम्लीय होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या क्षारकीय विलयन में H आयन होते हैं? अगर हाँ तो ये क्षारकीय क्यों होते हैं? हाँ, यानी कि क्षारकीय विलयन में H धनायन होते हैं। आयन क्षारकीय विलयन में भी होते हैं, परंतु इसकी सांद्रता OH आयन की सांद्रता से कम होती है, जिस कारण बस ये जो विलयन है वो कैसा होता है? क्षारकीय होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना लिखना था इन्हें, बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चॉक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा? तो आंसर है, जब खेत की मृदा अम्लीय होती है तभी किसान इसमें कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा कैल्शियम कार्बोनेट मिलाते हैं ताकि मिट्टी उदासीन हो जाए या पीएच पारस खेती के लिए उपयुक्त हो जाए। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम है, तो इसका प्रचलित नाम है ब्रंजक चूर्ण। एक क्वेश्चन आ सकता है MCQs में, बिल्कुल याद करके रख लें। पूछा जाएगा कि ब्रंजक चूर्ण का सूत्र क्या है, तो लिख देना CaOCl2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके ब्रंजक चूर्ण बनाता है, यानी कि ब्रंजक चूर्ण बनाता है, तो उस पदार्थ का नाम बताइए। तो बता देते हैं, शुष्क बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 क्लोरीन से अभिक्रिया करके ब्रंजक चूर्ण बनाता है, तो CaOH2 प्लस Cl2 बनेगा CaOCl2 और H2O यानी कि पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? फिर से सुन लें, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? आंसर है सोडियम कार्बोनेट। इसे धोने का सोडा भी कहते हैं। ए भी इम्पोर्टेंट, जैसे ब्रंजक चूर्ण का था वैसे ही धोने का सोडा से नाम से एक पूछा जा सकता है फॉर्मूला, तो यह सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 CO, यहाँ CO बस लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। आंसर है, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म किया जाता है तो यह अवघटित होकर सोडियम कार्बोनेट जल एवं CO2 गैस का निर्माण करता है। अभिक्रिया इस प्रकार होगी, 2NaHCO3 ऊष्मा, Na2CO3 और H2O और CO3 निकल जाएगा, तो सोडियम कार्बोनेट, ए है सोडियम कार्बोनेट। ऊपर जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे NaCO3 कार्बोनेट है तो CO3 तो आएगा ही, ठीक है ना, तो CO3 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे सफ़ेद चूर्ण कहा जाता है CaSO4 इंटू 1/2 H2O प्लस 1/2 H2O, सो बनेगा जिप्सम यानी कि CaSO4 जिसे कठोर पदार्थ कहते हैं इंटू 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया। अब क्वेश्चन आंसर है पाठ्यपुस्तक से हल प्रश्न, यानी जो भी अभ्यास के प्रश्न हैं उनको। कोई विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, इसका pH मान क्या होगा? तो इसका pH मान होगा 10, क्योंकि इसका pH मान कितना होगा? 10। संकेत, क्योंकि क्षारीय विलयन में लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है जिसका pH मान 7 से ज़्यादा होता है। तो लाल लिटमस पेपर नीला हो रहा है, तो नीला हो जब भी यानी क्षार हो रहा है, और क्षार 7 से ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक दुधिया गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दुधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होगा? तो इस विलयन में होगा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। संकेत,
क्योंकि अंडे के कवच में CaCO3 ही होता है जो HCl अम्ल से अभिक्रिया कर CO2 गैस बनाता है। CO2 गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि NaOH का 10 ml विलयन HCl के 18 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि NaOH उसी विलयन का 20 ml लें तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी? तो 10 का डबल कितना हो जाएगा? 20, जिसके लिए 8 की ज़रूरत पड़ रही थी। तो अब 8 की जगह डबल हो जाएगा तो कितना? 16। 16 ml आंसर सही हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो एंटासिड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रिया के पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि HCl होता है और जिंक के साथ अभिक्रिया, तो जिंक इधर लिख दें, लेकिन वैसे ऐसे लिखना ज़्यादा सही रहता है कि जिंक कैसा रहता है? सॉलिड में रहता है। और HCl कैसा रहता है? लिक्विड में रहता है। क्यों? तो क्या बनेगा? यहाँ बन जाएगा जिंक और H2S। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, अच्छा मुझे लगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूछा गया है। H2SO4 है सल्फ्यूरिक अम्ल। जिंक हो गया, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बन जाएगा और H2 गैस निकल जाएगी। दूसरा क्या था कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करती है। तो इसमें मैग्नीशियम, चलो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि मैग्नीशियम पट्टी है प्लस तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, Mg सॉलिड में है और 2HCl है। तो क्या बनेगा? MgCl2 और H2 निकल जाएगा। नेक्स्ट है, दोनों ही एक साथ पढ़ लेते हैं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। फिर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है। दोनों को देख लेते हैं। तो एल्यूमिनियम चूर्ण है ये, 2Al सॉलिड फॉर्म में, और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तो 3H2SO4। सो क्या बन जाएगा? एल्यूमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। और फिर लोहे के रेतन और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो Fe ये लोहा है और तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसको 2HCl। अब FeCl बन जाएगा और H निकल जाएगी, मतलब गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में हाइड्रोजन होते हैं लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता, ऐसा क्यों होता है? एक क्रियाकलाप द्वारा इसे सिद्ध कीजिए। तो विधि क्या है? ग्लूकोज लेना है, अल्कोहल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन लीजिए। एक कॉक पर 2 कील लगाकर कॉक को 100 ml बीकर में रख दीजिए। चित्र 2.6 के अनुसार कीलों को 6 वोल्ट की एक बैटरी के दोनों टर्मिनल के साथ बल्ब तथा स्विच के माध्यम से जोड़ दीजिए। अब बीकर में थोड़ा तनु अम्ल डालकर क्या करना है? डालकर विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। चलो विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं। फिर उसके बाद में अब स्विच ऑन कीजिए। आप देखेंगे कि बल्ब जल उठता है। इस क्रियाकलाप को HCl के स्थान पर बारी बारी से ग्लूकोज और अल्कोहल के विलयन के साथ कीजिए। अवलोकन, आप पाएंगे कि अल्कोहल और ग्लूकोज की स्थिति में बल्ब नहीं जलता है क्योंकि विलयन में H आयन नहीं बनता है। निष्कर्ष, ग्लूकोज और अल्कोहल H आयन नहीं उत्पन्न करते, H प्लस आयन यानी धन आयन उत्पन्न नहीं करते। किसी विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह आयन द्वारा होता है, इसलिए इन्हें अम्ल नहीं कहा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये पूरा का पूरा बनाया के दिखा दिया गया है कि एक लेना है पहले तो बीकर, ठीक है, फिर रबर का कॉक डाल देना है, कीलें डाल देनी है 2, और तनु अम्ल विलयन जो है वो तनु विलयन होना चाहिए। फिर स्विच यहाँ पे एक बल्ब लगा देंगे और वोल्ट की बैटरी लगा देंगे। जल में अम्ल विलयन विद्युत चालन करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं है जबकि वर्षा जल है। तो क्योंकि वर्षा जल में थोड़ा सा अम्ल होता है, जबकि जो आश्रित जल है उसमें कोई भी मतलब कि अम्ल नहीं होता है। आश्रित जल शुद्ध होता है जिसमें आयन नहीं बनता है तथा विद्युत चालन करता है, मतलब तथा विद्युत चालन भी नहीं करता है। विद्युत का चालन आयनों द्वारा होता है। दूसरा, वर्षा जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल होते हैं क्योंकि वायु में उपस्थित SO2 और NO2 गैस जल में मिलकर इसे अम्लीय बना देते हैं। ये अम्ल धनायन उत्पन्न करते हैं जिसके कारण विद्युत धारा का चालन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता। क्योंकि वहाँ पे धनायन नहीं बनते, मतलब कि H आयन नहीं बनते। क्योंकि जल की अनुपस्थिति में अम्लों से H धनायन पृथक नहीं हो पाते, इसलिए अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता। केवल जल की उपस्थिति में ही H धनायन अलग हो पाते हैं तथा अम्लीय अभिलक्षण दर्शाने के लिए आयनों का बनना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 विलयन लीजिए ABCDE की जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो pH के मान को क्रमशः 4, 1, 11, 7 एवं 9 प्राप्त होता है। कौन सा विलयन क्या है। तो अपन को पता है, क्या पता है, उदासीन है। उदासीन यानी कि pH मान 7 होगा। प्रबल क्षारीय है, तो प्रबल क्षारीय के लिए यहाँ पे जो दिया गया है वो सबसे अच्छा नंबर क्या है, 11 है। सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन है, 1 होगा। दुर्बल अम्ल कितना होगा, तो दुर्बल अम्ल कितना होगा, ये 4 हो सकता है। और दुर्बल क्षार कितना होगा, वो 9 हो सकता है। तो आओ मैच कर लेते हैं। हाँ, तो जो अपन ने मिलाया था वैसे ही मिलाया कि 4 दुर्बल अम्ल है और 1 प्रबल अम्ल है, 11 प्रबल क्षारीय है और 7 उदासीन है और 9 दुर्बल क्षारीय है। ये सांद्रता मतलब कि इस तरह से बना देंगे अगर अपन को अम्ल और क्षार की वो पता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाए कि परख नली ए एवं बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। ले ली भैया। परख नली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl तथा परख नली बी में एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH डालिए। दोनों अम्ल की मात्रा तथा सांद्रता समान है। किस परख नली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी। तो HCl में होगी। और क्यों, किस में तेज बुदबुदाहट होगी तथा क्यों। परख नली ए में बुदबुदाहट अधिक तेजी से होगी क्योंकि HCl एक प्रबल अम्ल है जो पूर्णतः वियोजित होकर H धनायन और Cl आयन अधिक मात्रा में बनाते हैं, जबकि CH3COOH एक दुर्बल अम्ल है जो कम मात्रा में H आयन बनाते हैं क्योंकि यह कम विघटित हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताज़े दूध के pH का मान 6 है। दही बन जाने पर इसके pH में क्या परिवर्तन होता है, तो अम्लीय होगा तभी तो वो फट पाएगा, मतलब दही बनेगा, परिवर्तन होगा। अपना उत्तर समझाइए। तो उत्तर है दूध से सही दही बनने की प्रक्रिया में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। कौन से अम्ल का, लैक्टिक अम्ल का। कौन से अम्ल का, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जिसके कारण इसका pH 6 से कम हो जाता है। कितना हो जाता है, 6 से कम हो जाता है। एक ग्वाला ताज़े दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। पहला क्वेश्चन है, ताज़े दूध के pH के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है, ताकि वो लंबे समय तक चल सके। दूसरा, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है, क्योंकि अब वो क्षारीय है, फिर वो उदासीन होगा और फिर वो अम्लीय बनेगा यानी लैक्टिक अम्ल बनेगा, इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। तो आंसर है कि ताज़े दूध के pH के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय इसलिए बनाया जाता है क्योंकि क्षारीय दूध अधिक समय तक खराब नहीं होता। दूसरा, इस दूध को दही बनने में अधिक समय इसलिए लगता है क्योंकि इस प्रक्रिया में बना लैक्टिक अम्ल क्षारक को उदासीन करता है, फिर अम्लीय होता है, जिसके कारण दही बनता है। इसमें थोड़ा समय लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता रोधी मतलब आर्द्र यानी नमी रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है या रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। तो आंसर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह
आर्द्रता की उपस्थिति में जल को अवशोषित कर ठोस पदार्थ जिप्सम बनाती है, जिसके कारण इसमें जल के साथ मिलकर जमने का गुण नष्ट हो जाता है। तो ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू 1/2 H2O प्लस 1/2 H2O, जिससे बनेगा जिप्सम ठोस पदार्थ यानी कि CaSO4 इंटू 2 H2O, ये पूरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनते हैं, जिसे उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि ऐसे मान लो कि 7 हो जाता है pH मान, तो उदासीन हो जाते हैं। और ये कब होगा, जब अम्ल क्षार अम्ल H धनायन तथा सभी क्षारक OH बनाते हैं, इसलिए HX प्लस MOH MX यानी कि लवण और HOH यानी कि H2O जल बना देते हैं। तो अम्ल प्लस क्षारक क्या बनाता है, लवण और जल। NaOH प्लस HCl क्या निकल जाएगा, NaCl जो कि लवण है और H2O जो कि पानी है। KOH HCl तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड निकल जाएगा एक लवण के तौर पे और H2O पानी। अब धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। तो धोने के सोडा का उपयोग है सोडियम कार्बोनेट। धोने के सोडे का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में किया जाता है, जबकि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों की साफ सफाई में किया जाता है। दूसरा है बेकिंग सोडा का उपयोग। बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। तो एक क्वेश्चन भी हो गया। इस तरह से हमने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए। अब हम चैप्टर 3 में धातु अधातु के सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपको कैसा लगा ये वीडियो, काफ़ी यूजफुल रहेगा। आप इसको बार बार रिवाइज कर सकते हो और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।